हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मूल अधिकार का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। पहला पार्ट यहाँ हो गया था और यहाँ जहाँ तक हो गया था उससे मैं आगे लेकर के आया हूँ और यहाँ देखेंगे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में मूल अधिकार से यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो इसी दो पार्ट से बनेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहला पार्ट पहले देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पहला पार्ट से देख लीजिएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? यानी वाक एवं अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये है 19 का ए या कहीं भी 19 का क मिलेगा, 19 का एक मिल सकता है आपको। तो इसीलिए आप ये सब याद रख लीजिए कि 19 का क या 19 का एक या 19 का ए या 19 का कहीं और मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता है। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि पहले जो था प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि घटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के क में डाल दिया गया। 19 के एफ से हटाया था और 300 के क में डाल दिया गया था। और मोरारजी देसाई जो थे उनका एक ही ये अच्छा काम था जो किया, और कोई काम वैसा नहीं है कि आपको बताया जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वाक और अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का एक में है, एक के ए में या एक आपको याद रखना 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति। चलिए नेक्स्ट देखिए। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, यानी शांतिपूर्ण हथियार रहित, बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। तो इसीलिए याद रखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति का ए में, बैठक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के बी में। नेक्स्ट है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो यहाँ से याद रखेंगे आप संघ, संगम, संघ या सहकारी, तो सी में। तो ये संघ बनाने का अनुच्छेद सी में, बैठक बी में, ए में अभिव्यक्ति एवं वाक की स्वतंत्रता डी में है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखेंगे कि भारत के राज्य में क्षेत्र में आबद्ध संचरण, यानी आबद्ध संचरण यहाँ देखिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसीलिए आप यहाँ सीधा सीधा अपना भाषा में समझिए कि आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देशाटन कर सकते हैं, यानी आना जाना कहीं घूमना देशाटन कहलाता है। तो इसीलिए ये डी में, अनुच्छेद डी में। ए में हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति, बी में है बैठक, सी में है संगम या संघ बनाने का या सहकारी संस्था बनाने का, और डी में है देशाटन करने का, ई में है एस्टेब्लिश मतलब क्या, स्थापना कर देना। यानी आप ऐसे याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 19 के ई में जो है भारत में निवास करने वो बसने का, बसने मतलब क्या, स्टेबल हो जाना, यानी एस्टेब्लिश कर देना, आप स्थापित हो गए, तो 19 के ई में है। और नेक्स्ट है, और ऐप में फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ऐप क्या है, फ्लॉप है। आप ऐसे याद रख लीजिए कि 19 का जो ऐप है, ऐप फ्लॉप है मतलब खाली है, तो इसीलिए इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ संपत्ति का अधिकार था जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। तो इसीलिए ऐप में कुछ नहीं है, तो जी आ गया। कोई व्यक्ति आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, जी मतलब हो गया क्या, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार। आप कहीं रह गए किसी देश में, कहीं जा कर के, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, पहले जम्मू कश्मीर में रहने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी अब मिल गया है। तो ये जो है आप जी में है कि आप कहीं एस्टेब्लिश हो, डी में है देशाटन, आप कहीं गए घूमे अच्छा लग गया, तो ई में हो गया कि आप स्टेबल हो गए, तो अब क्या चाहिए आपको, ऐप तो खाली है, तो अब चाहिए कि आपको व्यवसाय कीजिएगा तभी ना कुछ खाना पीना खाने को मिलेगा। इसीलिए जी में जो है आपको आजीविका, व्यवसाय और व्यापार है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह
बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध किया है वो व्यक्ति, तो अपने विरुद्ध स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अपराध किया है, किसी का मर्डर कर दिया है, तो उसे अपने ही विरुद्ध स्वयं को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हाँ बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो कभी कोई चाहेगा कि मैं अपने गवाह अपने विरुद्ध में दूँ, तो इसीलिए आप नहीं कर सकते। और ये अनुच्छेद 20 का जो सी है, सी में कहा गया। 19 के सी में आप जानते हैं कि संगठन है, संघ है, सहकारी संस्था बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण देता है। यानी दोष सिद्ध हो गया किसी व्यक्ति के ऊपर तो दोहरे दंड, यानी यदि वो किसी व्यक्ति से मान लीजिए कहीं जा कर के कोई अपराध किया, यानी मान लीजिए कि किसी को मार दिया है तो उसके लिए एक बार सज़ा मिल गया, तो दोबारा फिर उसी के लिए सज़ा नहीं मिल सकता। यानी एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का फ्रेंड्स 1 मिनट, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी विदेश यात्रा जो आप किसी दूसरे देश जाना चाहते हैं, इसको संरक्षण देगा अनुच्छेद 21। और इसी में निजता का अधिकार है, नैसर्गिक का अधिकार है और जीवन जीने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित। यानी बच्चों का शोषण, यानी आप 14 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई बच्चा है तो उसे कहीं भी कारखाना में काम के लिए नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों के शोषण, यदि 14 वर्ष से कम उम्र का है आप लगा रहे हैं तो एक तरह का शोषण हुआ। तो लेकिन अभी तो आप देखते होंगे कि बहुत कहीं होटल में चल जाइएगा तो वहाँ बहुत सारा बच्चा है जो 14 से कम उम्र का है और अपना काम कर रहा है, जो कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा होता नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसा इससे ये अनुच्छेद 24 का पालन किया जा सके। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो ये 24 संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है, तो ये अनुच्छेद 25 में है। और धर्म की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में है 25 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण देता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्कृति का जो अधिकार था, तो ये अपने अल्पसंख्यक के लिए अपने हिसाब से वो अपना संस्था बना सकता है, उसे संचालित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 30 का 1 में कहा गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किया जा सकेगा। यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसमें अपील कर सकते हैं। तो 32 के अंतर्गत जाइएगा तो आपको ये राज्य का जो उच्च न्यायालय वहाँ, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप कहाँ जाइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली में। और 226 के अंतर्गत आप कहाँ जाइएगा, उच्च न्यायालय में। तो यहाँ ऐसे आप याद रखिएगा कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो बड़ा है और उच्च न्यायालय छोटा है, तो बड़ा कोर्ट में जाएंगे तो छोटा वाला अनुच्छेद लेके जाएंगे, उच्च न्यायालय छोटा है तो छोटा वाला कोर्ट में जाएंगे तो बड़ा वाला अनुच्छेद लेके जाएंगे। यानी यहाँ उल्टा रिलेशन है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि बड़ा कोर्ट में जाएंगे तो छोटा अनुच्छेद लेके और छोटा कोर्ट में जाएंगे तो बड़ा अनुच्छेद लेकर के। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है ये न्यायपालिका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो संवैधानिक कहीं कहीं आपको संवैधानिक उपचार मिल जाएगा, कहीं कहीं अनुच्छेद 32 मिल जाएगा। इसे ही हृदय एवं आत्मा कहा गया है। वहीं लेकिन कहेगा कि संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं, तो रीढ़ यदि पूछेगा तो अनुच्छेद
19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए आपको क्या दिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो हैबियस कॉर्पस। चलिए नेक्स्ट देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। यानी मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, संसद को ऐसा अधिकार है। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में हुआ था। इसी में फैसला लिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि आप संसद को कहा गया कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर ही आप लोगों को और पहली वीडियो में भी इसका विस्तृत से चर्चा कर दिया हूँ कि ये संपत्ति का अधिकार जो है पहले अनुच्छेद 19 का जो था ऐप था वहाँ था, और वहाँ से उठा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दे दिया कहाँ 300 के क में, और ये इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले मौलिक अधिकार था, बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है। तो ये वैधानिक अधिकार है और इसे कानूनी अधिकार माना गया है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखेंगे कि आप लोग नोट है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप याद रखेंगे कि सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार की अधिकार है, तो विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है जो 2005 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उन लोगों को आरक्षण देने के लिए EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो यहाँ फ्रेंड्स इस सबको देने के लिए अनुच्छेद 15 का जो 6 है और 16 का 6 ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये 6 से लेकर के 14 तक के जो बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया ये मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार है अनुच्छेद 300 के ए के तहत। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस टाइम भी ये मूल अधिकार समाप्त नहीं होता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार ये दोनों आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया। तो ये 1976 ईस्वी में पारित किया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकार का जो अनुच्छेद दिया गया, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तो यहाँ आप समझेंगे और यहाँ से कई तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है, और यहाँ जो है कुल मिलाकर के कितना अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 अनुच्छेद है। आप ये भी याद रखेंगे, समानता का अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है, तो 19, 20, 21, 22, तो यहाँ कुल मिलाकर के कितना है, 4 अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में है 23 से 24, और यहाँ 2 अनुच्छेद है। तो समानता 14 से 18 5 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 4, शोषण के विरुद्ध 23, 24 यहाँ कितना है, 2 अनुच्छेद। और नेक्स्ट देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसके तहत अनुच्छेद कितना है, 4 है, 25, 26, 27 और 28। तो यहाँ धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत 4 अनुच्छेद है, 25 से 28। पुनः आप लोग एक बार याद रखेंगे कि समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 और 30 में दिया गया। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है और अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के रीढ़ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक संस्था की आप स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी व्यवस्था कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में और 25 में धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये सीरीज यहीं समाप्त हुआ और ये मूल अधिकार का जो है पूरा सीरीज समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, मूल अधिकार का ये दूसरा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी एग्जाम में मूल अधिकार से यदि प्रश्न बनेगा तो वो यहीं से रहेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देख लेंगे दोनों को। और पीछे भी कई वीडियो डाल दिया गया है पॉलिटिकल से संबंधित, जो आपको बेहतरीन साबित होगा अपने एग्ज़ाम में। चलिए फ्रेंड्स, और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।